आदमी की क्राइम करने की टेंडेंसी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है कोई सोच नहीं सकता। उसकी सोच कहाँ पहुँच जाती है, वो किस तरह से क्राइम करता है। जब वो क्राइम करता है तो वो नहीं जान पाता है कि वो कितना बड़ा क्राइम कर रहा है, और क्राइम करने के बाद फिर पछताता है, और पछताने के बाद में फिर वो इस तरह की कुछ हरकतें करता है जो समाज के लिए भी हानिकारक होती हैं और उसके लिए भी हानिकारक होती हैं। जी हाँ, आज की जो कहानी है क्राइम स्टोरी है जो आज की बहुत ही दर्दनाक है, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई है जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था और भारत के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान डीआरडीओ में नौकरी करता था, जिसने 72 घंटे तक अपनी पत्नी के शरीर को टुकड़े कर कुकर में उबाला और उबाल कर 72 घंटे तक उन टुकड़ों के साथ में रहा और उन हड्डियों को और उसकी हड्डियों को चूरमा बना दिया। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी और आज आपके लिए लेके आया हूं फिर एक सनसनीखेज वारदात क्राइम स्टोरी विद आशीष पे। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी सुनने के लिए चैनल पे अंत तक बने रहें और कहानी के बारे में अपने कमेंट अपनी राय जरूर व्यक्त करें। कहानी है हैदराबाद की, जहां पर इंडियन आर्मी में काम करने वाला गोमूर्ति अपने परिवार के साथ रहता था। अच्छी खासी उसकी नौकरी थी इंडियन आर्मी में। कुछ दिन तक वो इंडियन आर्मी में नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद में अचानक वो नौकरी को छोड़ देता है। उसके पीछे कारण ये था कि उसकी नौकरी भारत के सबसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान डीआरडीओ में लग जाती है। डीआरडीओ में नौकरी लगने का मतलब है कि व्यक्ति कितना समझदार था, कितना टैलेंटेड था। डीआरडीओ में वह सिक्योरिटी अफसर के रूप में नौकरी करता था। सन 2012 में जब गोमूर्ति इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहा होता है, उसी समय उसकी शादी पी वेंकट माधवी के साथ में हो जाती है। पी वेंकट माधवी एक बहुत ही सुशील और खूबसूरत महिला थी। धीरे धीरे उनके बच्चे भी होते हैं और एक परिवार खुशहाल जीवन जीने लगता है। अब चूंकि गोमूर्ति अब डीआरडीओ में नौकरी करने लगता था, जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में था, तो अपनी नौकरी पर चला जाता है। छुट्टियों पर घर भी आया करता था, छुट्टी लेकर भी घर आया करता था। घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा घर में एक शांतिनुमा माहौल था। गोमूर्ति के ससुराल वाले भी ये चीज़ समझते थे कि उसका दामाद बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, उसकी लड़की को बहुत प्यार करता है और पूरा परिवार प्यार के साथ में रहता है। अचानक मकर संक्रांति, जो उत्तर भारत का एक विशिष्ट त्यौहार है मकर संक्रांति, लेकिन हैदराबाद में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जो कि वहाँ बहुत बड़ा त्यौहार होता है। लोग छुट्टियों में पोंगल में अपने घर आते हैं। अपने घर जो महिलाएं होती हैं वो अपने मायके जाना पसंद करते हैं। कुल मिला के एक पारिवारिक त्यौहार होता है जो कि करीब 6-7 दिन का मनाया जाता है। गोस्वामी छुट्टी पर पोंगल पे अपने घर पे आया, तो उसकी पत्नी ने उससे बात रखी कि क्यों ना पोंगल पे वो मायके चली जाए। वो मायके जाना चाहती है, उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। तो गोमूर्ति ने अपनी पत्नी को घर जाने से मना कर दिया। तो ये हुआ कि बच्चे जो हैं वो हैदराबाद में ही थोड़ी दूर पर जो उनकी मौसी रहती थी, पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए मौसी के घर चले जाते हैं। घर में रह जाते हैं गोमूर्ति और उनकी पत्नी माधवी। माधवी फिर कहती है कि पोंगल पर वह अपने मायके जाना चाहती है, जिस पर गोमूर्ति मना कर देता है। इसी बीच में कुछ तकरार होने लगती है और इसी बीच में जो गोमूर्ति ने बाद में बताया था, कुछ इस तरह की टोंटबाजी उसकी पत्नी कसती है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन गोस्वामी अपनी पत्नी को पोंगल पर घर नहीं जाने देता है। इधर माधवी की अपने परिवार से डेली कुछ थोड़ी देर बात जरूर हुआ करती थी। जो उसकी पत्नी होती है वो रोज कुछ ना कुछ फोन कर अपनी मम्मी से या पिताजी से अपने बात किया करती थी। 16 तारीख को भी उनकी आखिरी बार बात हुई। 16 तारीख को जब बात हुई तो इसके बाद में 17 तारीख को कोई भी फोन कॉल्स मायके में यानी कि माधवी के घर वालों के पास नहीं आते हैं। माधवी कोई कॉल नहीं करती है। तो घर वाले सोचते हो सकता है पोंगल का त्यौहार है, किसी कार से बिजी होगी, व्यस्त होगी, शायद इसलिए बात ना कर पाई हो। 18 तारीख आ जाती है, 18 तारीख को भी कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आते हैं। जब 2-3 दिन बीत जाते हैं, जब घर पर कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आते हैं, तो माधवी के माता पिता चिंतित होने लगते हैं। अब उन्हें लगता है कि ऐसा आखिर क्या है कि अभी तक 3 दिन हो गए जो माधवी रोज़ उनसे फ़ोन पर बात करती थी, आखिर उसके फ़ोन कॉल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। उसकी पत्नी की माँ फ़ोन मिलाती है गोमूर्ति के पास में, तो गोमूर्ति कहता है कि पोंगल पर घर जाने को लेकर उसकी पत्नी के साथ में कुछ विवाद हुआ था। उसने जाने से मना कर दिया था,
कि पोंगल पर अपने घर नहीं जाएगी। इस बात से नाराज होकर उसकी पत्नी कहीं चली गई है। अब गुस्से में कहाँ गई है मैंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, ये सोचकर कि वो स्वयं ही आ जाएगी। माँ बाप भी सोचते हैं कि चलो हो सकता है कभी कोई गुस्सा गुस्सी हो जाते हैं तो उसमें वो घर छोड़ के चली गई होगी, लेकिन गई तो किसी रिश्तेदार के यहाँ होगी। उन्होंने सभी रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया, यहाँ तक कि हैदराबाद में ही रहने वाली अपनी लड़की को भी फ़ोन किया, उससे भी पूछा। क्योंकि बच्चे जो थे वो बच्चों की मौसी के पास में थे, तो उसकी जो लड़की थी यानी माधवी थी, उसका जाने का जो एक चारा था वो उसकी छोटी बहन के यहाँ ही था, क्योंकि बच्चे वहीं पे मौजूद थे। लेकिन जब वहाँ फ़ोन किया गया तो वो वहाँ भी नहीं थी। अब किसी अनहोनी की आशंका से माधवी के घर वाले हैदराबाद गोमूर्ति के फ्लैट पे आ जाते हैं। जब फ्लैट पर आते हैं तो गोमूर्ति उन्हें बताता है कि नहीं, उसने ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई, उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे 20 तारीख हो जाती है। अब घर वाले अनहोनी की आशंका से कहते हैं कि थाने में हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। इस बात को लेकर गोमूर्ति भी कहता है कि नहीं, हाँ बहुत दिन हो गए, अब थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए। और परिवार वालों के साथ में जो वहाँ का नियरेस्ट जो थाना था मीरपेट इलाका, उस थाने में जाके एक FIR दर्ज कराते हैं। बताते हैं कि उसकी बीवी 16 तारीख से लापता है। पहले तो पुलिस वाले भी इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, जैसा कि गोमूर्ति ने बताया था। हो सकता है कि माधवी घर छोड़कर चली गई हो, 1-2 दिन में आ जाएगी। लेकिन जब 2 दिन बीत जाते हैं, 21-22 तारीख हो जाती है, जब माधवी नहीं आती है, तो पुलिस वाले भी मामले को सीरियस लेते हैं। अब वो गोमूर्ति से सबसे पहले पूछताछ करते हैं, CCTV कैमरों को भी खंगालते हैं। तो CCTV कैमरे में ये दिखाई देता है कि 16 तारीख को माधवी घर से बाहर तो निकली, लेकिन इसके बाद वो घर में फिर एंट्री की और एंट्री करने के बाद में दोबारा घर से बाहर नहीं निकली। लेकिन जब दूसरे एंगल से ये भी देखा जाता है कि कुछ जगह ऐसी भी थी जहां से घर में जाना और आना कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकता था। इस बात को लेकर पुलिस ने फिलहाल गोमूर्ति को क्लीन चिट दे दी थी। अब पुलिस उसको ढूंढने में लग गई थी। लेकिन जब 21 तारीख हो गई और माधवी को कुछ पता नहीं चला, तो पुलिस कुछ हरकत में आई। उनको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जिसकी बीवी खो गई हो उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता भी नहीं, वो ज़्यादा बेचैन भी नहीं, ज़्यादा फ़ोन कॉल कर पूछ रहा था कि उसकी बीवी मिली या नहीं मिली। अब पुलिस ने गोमूर्ति को उठाया। उठाने के बाद में अपने तरीके से पूछताछ शुरू की। तो गोमूर्ति के जो पहले दिन के बयान, दूसरे दिन के बयान और जो उस दिन के बयान थे, जब उन तीनों बयानों को चेक किया तो देखा कि तीनों बयानों में कंट्राडिक्शन है, मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है। पहले दिन के बयान कुछ थे, दूसरे दिन के बयान कुछ थे, फिर बयान कुछ और थे। अब पुलिस को पूरा शक गोमूर्ति पर हो जाता है कि हो ना हो गोमूर्ति इस बारे में बहुत कुछ जानता है। अब गोमूर्ति पर जब पुलिस सख्ती से इतनी कार्रवाई करती है, पूछताछ करती है, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है, चूंकि गोमूर्ति एक मिलिट्री मैन भी था, आर्मी में नौकरी कर चुका था, तो थोड़े बहुत टार्चर उस पर कोई असर नहीं करते हैं। और जिस विभाग में भी वो था तो वहाँ भी इस तरह से दिमाग मजबूत कर दिए जाते हैं कि छोटे मोटे सवालों का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन जब लगातार पुलिस एक ही सवालों को कई प्रकार से घूम फिर के बार बार पूछने लगती है, तो वह अपनी बातों में कहीं ना कहीं फंसने लगता है। आखिर वह पुलिस को बताता है कि माधवी उसके किचन में है। अब पुलिस वाले घबरा जाते हैं, उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर गोमूर्ति ने ये क्यों कहा कि माधवी अब किचन में है। वो गोमूर्ति को लेकर गोमूर्ति के घर पर आते हैं पूरे फैमिली के साथ में। तो गोमूर्ति उनको बाथरूम में लेके जाता है और बताता है कि यह वह जगह जहां किचन से माधवी यहां आखिरी बार आई थी। पुलिस मामले को कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिर गोमूर्ति कहना क्या चाहता है। फिर गोमूर्ति किचन में लेके जाता है और एक कुकर दिखाता है, बोला इस कुकर में माधवी आखिरी बार रह रही थी। उसकी बहकी बहकी बातों से पुलिस एकदम से अचंभित होने लगती है। अब उनको किसी न किसी अनहोनी की आशंका होने लगती है। कड़ाई से उससे पूछताछ की जाती है तो बताता है कि बाथरूम से निकलकर माधवी अब पास में जो एक झील थी उस झील में चली गई है, उसी में खो गई है। अब पुलिस को शक हो जाता है कि माधवी के साथ में कोई अनहोनी हो चुकी है। उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा सख्ती की जाती है, तब उस चीज़ को कबूलता है। फिर वह जो कहानी बताता है उसे सुनने के बाद में अच्छे अच्छे जो पुलिस अधिकारी भी होते हैं उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसने भी कहानी सुनी उसका मन बेचैन हो उठा। तो गोमूर्ति फिर कहानी को बताता है कि वो
जब पोंगल पर अपने घर आया था तो उसकी पत्नी बार बार मैके जाने की जिद कर रही थी। उसने मना किया कि पोंगल पर वो अपने घर पे आया है तो अपने परिवार के साथ में पोंगल बिताना चाहता है, जब वो तुम मैके चली जाओगी तो वह किसके साथ में पोंगल का त्यौहार मनाएगा। इसी बीच में माधवी कुछ न कुछ इस तरह का टोंट कस देती है, ताना मार देती है, जो कि गोमूर्ति को नागवार गुजरता है। दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है और उसी हाथापाई में गोमूर्ति माधवी के गले को दबा देता है और गुस्से में बातों ही बातों में गला इतनी तेजी से दब जाता है कि माधवी का दम घुट जाता है। अब जो ही माधवी मर जाती है, उसका दम घुट जाता है। उसको देखने बाद में अचानक गोमूर्ति को एकदम झटका लगता है कि अरे उससे यह क्या हो गया। वह उसे मारना नहीं चाहता था, ये उससे कितना बड़ा पाप हो गया। अब वो बेचैन हो जाता है। वो माधवी की लाश के पास में काफ़ी देर बैठा रहता है। बैठने के बाद वो वहीं सोचता है, विचार करता है कि इतनी बड़ी डेड बॉडी को जिस इलाके में वो रह रहा है यहाँ से बाहर निकालना इम्पॉसिबल है। वो इतनी बड़ी डेड बॉडी को लेके बाहर नहीं जा सकता है। अब इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद में अचानक उसकी नज़र किचन में रखे हुए प्रेशर कुकर पे जाती है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। वो विचार करता है क्यों ना माधवी के टुकड़ों को काट कर इस प्रेशर कुकर में पका दिया जाए। उससे उसको डबल फायदा है कि टुकड़े भी गल जाएंगे और जो बॉडी का शेप है, आकार है, वो भी बदल जाएगा। यह सोचकर गोमूर्ति एक धारदार हथियार से माधवी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को कुकर में डालकर पकाता जाता है। सीटी लगती है। मोहल्ले वाले भी बताते हैं कि रात के 2-2, 3-3 बजे कुकर की सीटी की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। लेकिन उनको लगता है कुछ ना कुछ खाना बना रहे होंगे मियाँ बीवी दोनों लोग, इसलिए कोई किसी पे शक नहीं कर पाता। लगातार 72 घंटे तक गोमूर्ति उन माधवी के जो शरीर के टुकड़े होते हैं उनको काटता है, उसमें पकाता है, उनका सूप बनाता है। सूप बनाने के बाद में बाथरूम की नाली से बहा देता है। अब उसके दिमाग में एक चीज़ ये भी आती है कि जो हड्डी होती है इनका क्या किया जाए। तो वो इसी बीच में ग्राइंडर मशीन लाता है। ग्राइंडर मशीन से माधवी के जो शरीर में हड्डियां बची होती है उनके चूरे को पीस देता है। पीस देने के बाद में जो अवशेष बचे होते हैं, टुकड़े बचे होते हैं, जो उसके पॉलीथिन में आ जाते हैं, वो पॉलीथिन में ले जाकर जो पास में ही एक झील थी उस झील में जाकर फेंक देते हैं। फेंक देने के बाद में वापस घर आता है। घर आने के बाद में पूरे घर की बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई कर देता है। चूंकि उसके बच्चे दोनों थे, वो मौसी के घर में थे। पूरे घर में उसको पास में 72 घंटे उसको मिल चुके होते हैं, जिसमें वो अपने इस वारदात को अंजाम देता है। पूरे घर को धोता है ताकि किसी भी प्रकार का कोई सबूत ना मिले। पुलिस जब लेकर गोमूर्ति को उस झील के पास जाती है, वहां पर खोजी कुत्ते और गोताखोरों को लगाया जाता है ताकि लाश मिल सके, कोई क्लू मिल सके। लेकिन अभी तक कोई भी क्लू या बॉडी पार्ट नहीं मिले हैं। उसका एक कारण ये भी है कि वो जो झील है बहुत ही बड़ी और गहरी है, उसमें बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं। हो सकता है वो मछलियां उस बॉडी पार्ट को खा गई हों। हड्डी मिलने का सवाल इसलिए नहीं उठता है क्योंकि गोमूर्ति ने उन हड्डियों को ग्राइंडर में पीस कर चूरा कर दिया था। अब जब तक ये सबूत नहीं मिल जाते हैं तो पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल है गोमूर्ति को सजा दिला पाना। किन आधारों पे वो सजा दिलाएंगे, पुलिस इस बात में बराबर विवेचना कर रही है, खोजबीन कर रही है। फॉरेंसिक टीम लगी हुई है कि कहीं से कुछ भी क्लू मिले ताकि गोमूर्ति के खिलाफ एक पुख्ता सबूत बन सके, पुख्ता मुकदमा बन सके। जिसने भी इस घटना को सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह से 72 घंटे एक आदमी ने अपनी बीवी को काटा और काट कर उबालने के बाद में उनके जो मांस के पीस थे उनको सूप बनाया। सूप बनाकर बाथरूम में बहा दिया और हड्डियों को भी चूरमा बना दिया, चूरा कर दिया। चूरा करने के बाद उनको फेंका। विवेचना पुलिस की चल रही है, सभी जांच चल रही है। आगे देखना यह है कि क्या सबूत मिलता है गोमूर्ति को सजा दिलाने के लिए और पुलिस उसके खिलाफ क्या क्या चार्जशीट लगाती है, क्या सबूत इकट्ठा करती है। यह सब जानने के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो अपना कमेंट जरूर दें कि हमारे जो आसपास का परिवेश है वो किस तरह बदलता जा रहा है। जरा जरा सी बात में बड़ी बड़ी वारदातें होने लगी हैं। कभी कोई औरत अपने आदमी को मरवा देती है, उसके टुकड़े करवा देती है, कभी कोई आदमी किसी औरत के टुकड़े करवा देता है। चैनल पर बराबर बने रहें और अपनी राय देना ना भूलें। और आगे के अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी के लिए जय हिंद, जय भारत।